नमस्कार। मुंबई एक्सप्रेस में आप हमारा विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन से जुड़ा हुआ। आज हमारे बीच कांदिवली के विधायक श्रीमान रमेश सिंह ठाकुर साहब हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा इलेक्शन को लेकर के इनकी क्या तैयारियां हैं। सिंह साहब, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सिंह साहब, लगभग 5 साल का कार्यकाल आप अब पूरा करने जा रहे हैं और इस बात की उम्मीद भी की जा रही है कि आगामी विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के एक उम्मीदवार के तौर पर आप ही होंगे। किस बलबूते पर आप इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आप दोबारा कांग्रेस के लिए इलेक्शन लड़के कांदिवली से विधायक चुने जाएं? हमारा जो है पहले भी था, विकास का मुद्दा था और आज भी है विकास का मुद्दा है। तो विकास के मुद्दे से हमें जो 20 सालों से मैं चला आया, कारपोरेशन में था तो भी एक विकास के मुद्दे को लेकर चला, उसके ऊपर पब्लिक ने विश्वास किया और उस विश्वास को कायम रखते हुए पब्लिक ने 5 साल मुझे और मौका दिया, महाराष्ट्र पे बैठाई उसकी कुर्सी पे। तो उस जनता का मैं आभारी हूँ जिन लोगों ने मुझे महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठाया और उसी विश्वास के साथ आज भी मैं कायम हूँ पब्लिक के साथ, जो विकास के मुद्दों को लेकर के विकास करते हुए उनके विश्वास के साथ कायम रख करके उस मुद्दे के हिसाब से मैं चल। विश्वास तक तो ठीक है, चलिए मान लिया विश्वास की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन जिस तरह से मोदी की लहर चल रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि आप ही के पार्टी के जो MP थे, सांसद थे, निरुपम जी बहुत बुरी तरह से हारे। इसके बाद भी आपको उम्मीद लगती है कि मतलब आप दोबारा विधायक चुन करके आएंगे? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जनता हमारे साथ में है। हमें विश्वास है कि हमें फिर से ला करके महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठा है, कि मुझे पूरा विश्वास हमारी जनता। ऐसा कौन सा काम किया है आपने इन 5 सालों में जिसको लेकर के आप सामने खड़े हो सकते हैं? हमने जो कामें किए, जो पब्लिक के आज स्लम से लेकर के बिल्डिंगों तक के हैं, चाहे बच्चे से लोग लेकर के हर एक चीज़ है, उसे सभी लोगों की नज़रों को देखते हुए किसे क्या चाहिए, क्या देना है मुझे, क्या रखना, किस तरह से करना, उस हिसाब से मैंने वो काम किया। मैं चाहूँगा कि आप बताएं विस्तार से कि आपने क्या क्या विकास किया है। जैसे आज स्लम में है, तो आज कारपोरेटर हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे। गलियों में पानी का काम है, गली का काम है, रोड का काम है। आज आप देखेंगे मलाड में, वहाँ पे आप देखे होंगे कि दफ्तरी रोड, ये वल्लभ भाई हो गया बिल्डिंग है, दफ्तरी रोड का काम चालू हुआ, CC रोड हो गया, रानी सदी का काम का CC रोड हुआ, जो आज तक कोई किया नहीं था। वैसे ही पड़े थे वल्लभ योग के उधर की बिल्डिंग, यहाँ पे कच्चे रोड पड़े थे, पूरे खड्डे पड़े थे, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं। लेकिन आप जो CC रोड की बात कर रहे हैं तो ये आपके क्षेत्र में जो अभी काम हुआ है? नहीं, हमारे क्षेत्र में ही। हाँ, आपके क्षेत्र में जो अभी जो CC रोड का काम हुआ है ये अभी पिछले 1-1.5 सालों में हुआ है। तो 1-1.5 साल तो मैंने बोला ना, जो 2009 में चुन के आने के बाद वो एरिया मेरे पास 2009 में आई है और जिस एरिया में मैं पहले कारपोरेटर था वो एरिया का मैंने काम पहले करके दिया, तो उस विश्वास का फिर पब्लिक ने मुझे यहाँ पे लेके आई। आज ठाकुर कॉम्प्लेक्स में CC रोड के काम चालू है, सेवरेज के काम चालू है। ये इलेक्शन के पहले ही क्यों होता है? ये 5 सालों में ये सब चीजें की नजर क्यों नहीं आती हैं? इलेक्शन के ठीक पहले सारे के सारे काम शुरू हो जाते हैं। इलेक्शन के पहले से काम चालू हुए हैं। ये जो काम है CC रोड का है, पिछले 1-1.5 सालों में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किया जा रहा है। बाकी जो 3 साल का कार्यकाल था इसमें क्या किया आपने? इसमें जो 3 साल का आपका जो कार्यकाल भी 3 साल में उसको प्रपोजल में डालना पड़ता है हर एक चीज। जो बाकी जो गलियों के काम हुए हैं, समाज हाल के काम चालू है, बालवाड़ी बना है, गार्डन बनाए हैं, जो सीनियर सिटीजन लोगों के लिए है, बैठने की जगह नहीं थी वो बना के दिया हूँ, बच्चे लोगों को पढ़ने की व्यवस्था किया हूँ। आज खेलने की जगह नहीं, जहाँ पे मैं टूरिज्म के हिसाब से उसको बना रहा हूँ, एक पूरा जो सिंगापुर टाइप में ला रहा हूँ मैं, लोखंड वाले में, जो वहाँ के बच्चे खेल नहीं सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, हर एक वो सब सुविधाएं देने के बाद जिसको जो डिमांडिंग है पब्लिक की, उस हिसाब से उस रिक्वायरमेंट को मैं पूरा कर रहा हूँ। आज की तारीख में 2009 में इलेक्शन लड़ने के वोट मांगने गया, तो हमारे यहाँ एक बिल्डिंग है मलाड में ही है, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग है, तो वहाँ पे लोग मुझे मिले, तो
तो आप देखे होंगे रायजा के साइड में पूरे हिल पॉइंट पे पूरे पहाड़ के डोंगर टाइप के, उन लोगों की सोसाइटी का पूरा डेंजर पोजीशन है कि जहाँ पे काम नहीं हो सकता। उनका ऐसे मुद्दा था कि भाई आज तक कोई किया नहीं है। जितने भी एमपी या एमएलए ठीक है, वो लोग वो बताया कि ठीक है यहाँ पे राम नाईक साहब एमपी थे और ये अपने गजानन कीर्तिकर एमएलए थे। सभी लोगों ने आज वहाँ पे बीजेपी के कारपोरेटर पहले से भी थे, लेकिन उनका ये मुद्दा था कि आज तक कोई किया नहीं। बोले ठीक है, मैं इलेक्शन जीत के आने के बाद ही मैं करूँगा। तो आज किया उन लोगों का काम, रिटर्निंग वाल का काम, हर एक जो करने लायक, जो जहाँ पे जिसकी ज़रूरतें हैं, जहाँ पे डेंजर पोजीशन, वहाँ पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांदीवली विधानसभा क्षेत्र में ऐसा एक बहुत बड़े मतलब एक एरिया है जहाँ पर स्लम है। उस स्लम को रीडेवलप करने के हिसाब से आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरी योजनाएं हर एक चीज़ है। ऐसा है कि डेवलपमेंट के लिए मेरा कोई विरोध नहीं। डेवलपमेंट आज भी चालू है हमारे यहाँ पे। हनुमान नगर में पोर्शन चालू है, पोईसर में भी कुछ जगहों पे काम चालू है। इशू जैसा है कि मेरे सामने जब भी मैं 2000 इलेक्शन लड़ रहा था, तो हमारे सामने की जो अपोजिशन पार्टी है उसने इशू खड़ा कर दिया कि ये ठाकुर साहब आएंगे तो डेवलपमेंट करेंगे, सभी लोगों को, झोपड़े वालों को भगा देंगे, यहाँ से बाहर कर देंगे। ये इशू ज़्यादा हो गया मेरे ऊपर। फिर मुझे उल्टा क्वेश्चन करना पड़ा वहाँ की जनता से कि भाई मैं तो अभी आ रहा हूँ, लेकिन मेरे आने के पहले ऑलरेडी लोगों ने बैठा चुके हैं, बिल्डर लोगों को। जहाँ पे विकास का काम है वहाँ पे मुझे कुछ नहीं, मैं उसका समर्थन करने को तैयार हूँ। अगर पब्लिक को सुविधाएं मिलती है विकास से भी, तो उसमें कोई हर्जा नहीं। विकास होना चाहिए। सबकी एक ज़िंदगी है, जीवन है कि सभी लोगों को फ्लैट मिलना चाहिए, हर एक है। आज हनुमान नगर में काम चालू है, पोईसर में काम चालू है सारे के। मलाड में आप देख रहे होंगे वहाँ पे काम चालू है। रीबिल्डिंग, कितने क्लस्टर जोन की बिल्डिंगें पड़ी हैं, रीडेवलपमेंट में। आज वहाँ पे भी रीडेवलपमेंट के काम जोरों पे चालू है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए रीडेवलपमेंट की या सारे प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो आए दिन ऐसे मामले हमको देखने और सुनने को मिलते हैं जिसमें लोगों का ये इल्ज़ाम होता है कि उनको अपात्र कर दिया गया है। वो वहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनको जो बिल्डर है, जो एसआरए के जो होते हैं, वो उनको अपात्र करके उनको हटा देते हैं। ऐसे कितने मामले आपके सामने अब तक आए मेरे हैं? पास कई मामले आते हैं और हैं भी, लेकिन उसको दोनों पार्टियों को सामने बिठाता हूँ, बिल्डर को बिठा, उन टेनेंट लोगों को समझाता हूँ कि भाई आप इनका साथ दो। अगर इनके साथ हैरेसमेंट, हाँ ठीक हो, पब्लिक है, पब्लिक को बरगाने वाले बहुत लोग मिलते हैं कि आप इनके खिलाफ जाओगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन उल्टा उनका नुकसान होता है। जो टेनेंट लोग उनको नुकसान होता है क्योंकि उनको उतना डिले होता है काम, और तब तक बिल्डर अपना काम करके बाहर हो जाता है। फिर उन लोगों को बैठाता हूँ, सवाल करता हूँ, ठीक है कितने हैं तुम्हारे पास, कब के झोपड़े के हैं, क्या है क्या ना, बैठो दोनों आदमी। तो बिल्डर को एग्री करता हूँ कि भाई अगर थोड़े बहुत में प्रोसीजर में कम ज़्यादा है तो आप उसको क्लियर करके इनको काम करो। एक बात ये भी है कि आप ही के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा एक लैंड है जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है, जिसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, काफ़ी बहस भी चल रहा है। आप जानते ही होंगे, मैंने मुझे क्या बताना है आपको। तो इस पर अभी तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? नहीं, हमारे तरफ से उसके लिए जो, जब भी मैं कारपोरेट, अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें वहाँ बता रहा हूँ, बिल्डिंगें उस बन टाइम भी में गई, लोग रह भी रहे हैं, कुछ बन भी नहीं है। कारपोरेशन में देखो ऐसा है कि हर एक चीज़ें मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। ठीक है, हमारे सीएम साहब थे बिलासराव देशमुख साहब, फॉरेस्ट की एक योजना के बनाने के बाद उन्होंने 1195 के जो भी पुरावे वाले थे उनको चांदीवली में शिफ्टिंग का दिया गया। वो इशू भी मैंने उठाया विधानसभा में कि भाई जिसे वहाँ पे हमने भेजा हो, वहाँ पे न तो पानी है न लाइट है, कि उनके साथ इतनी अत्याचार नहीं होनी चाहिए। फिर वहाँ पे पानी दिया गया, लाइट गई। ये मैं मानता हूँ कि अगर हम जहाँ पे सुविधाएं नहीं दे सकता हूँ तो जितना जल्द हो सके तो उसे हमें हटाना। लेकिन हमारे पास ऐसी कुछ ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिक्स के स्वार्थ के लिए उसे यूज करते हैं। आपके पास है मतलब? कुछ लोग हैं आपके जैसे पास? नहीं, हमारे पास नहीं। हाँ। हम तो वहाँ से हर अपोजिशन जैसे जी। अब कुछ लोग स्वार्थ है, बस उसमें क्या करते हैं, एक वोटिंग का मुद्दा बना करके किसी को भी वहाँ पे लाके बैठाएंगे, फिर उसको चालू करेंगे। आज ये हमारी एक ही राय है, भारत से भी मैंने कई बार मुद्दे हो चुके हैं
कि अगर अपन इनको सुविधा नहीं दे सकते, परिवहन व्यवस्था हमने बिल्डर को दिया हूं बनाने के लिए, नागरिक निवारण हक की तरफ से चल रहा है, जो एनजीओ के थ्रू से वहां पे काम चालू है चांदीवली में, उसके माध्यम से जो बचे हुए झोपड़े इन लोगों वहां पे अब जल्द से जल्द शिफ्ट करो। तो मेरे पास 2-3 लेटर आया कि भाई अभी हमारे पास जगह अवेलेबल है, हम जगह खाली करके फिर हम दे रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं फॉरेस्ट की लैंड की बात कर रहा हूँ। फॉरेस्ट की लैंड की बात हाँ, कर रहा हूँ। वहाँ पे जो फ्लैट्स बिल्डिंगें बन चुकी हैं, बड़ी फ्लैट्स बिक कहाँ चुके पे हैं। बनी है, वो चांदीवली में है। अच्छा, यहाँ से हमको शिफ्ट करना चांदीवली, पहले प्रोसीजर तक कल्याण इनको भेज रहे थे, तो वहाँ तक कैंसिल होकर फिर चांदीवली में बिठाया गया इनको। तो आज जो भी दामोद नगर से हटाए जा रहे हैं, शिफ्टिंग का भी कुछ जब 4000 झोपड़े थे तो 2500 को इन लोगों ने फिर शिफ्ट किया है चांदीवली में, और बाकी पड़े हैं तो उन्हें शिफ्ट किया। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि दूसरे फिर वहाँ पे आके बैठ गए। अब दूसरे बैठे जो है 2008 में भर दिए। अभी यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये है कि अब गवर्नमेंट ने 2000 तक के लिए झोपड़ों को रेगुलाइज किया है, तो इस चीज़ें इस तरह से जो वहाँ पे पड़े हैं। लेकिन अभी है कि हमसे जो बात हुई कि भाई जो बचे हुए हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए, ये तो बात हो गई आपने अब तक जो किया है, और कुछ मुद्दे जो आपके यहाँ चल रहे हैं उस पर हमने चर्चा की आपसे। लेकिन अब बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव की, तो इसके लिए आपके पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे पास जो हमारी गवर्नमेंट ने आज डेवलपमेंट के विकास के ऊपर थे, हमारी गवर्नमेंट ठीक है, हमारे विकास की आज मेट्रो रेल चालू की है, राशन फूड कारपोरेशन से दिए 2 रुपये 3 रुपये में राशनिंग देना चालू की है। कहाँ मिल रहा है 2 रुपए 3 रुपए राशन? नहीं चालू की, अभी आ गए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही तो मैं चाहता हूँ कि आप बताएं हमारे दर्शकों को कि कहाँ पर चल रही है। चालू हो गई। पहले क्या था कि पहले एक स्लॉट मिला था सभी लोगों को, उसमें सर्वे नहीं हुए थे। क्या हुआ कि जब भी मिलना, आपके क्षेत्र की अगर बात की जाए 2 रुपए 3 रुपए में चावल और गेहूं कहाँ मिल रहा है, मुझे बताइए। हमें हनुमान नगर में दिए हैं, हमने पोईसर में दिया हूँ। लेकिन आप जिस राशन की बात कर रहे हैं वहां पे कालाबाजारी जोरों में चलती है। कई मामले आप ही के पुलिस स्टेशन की, मतलब समता नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड भी हैं। हाँ। कि जो वहां पे जो राशन की जो दुकानें हैं, वहां पे लोगों को ठीक से राशन नहीं मिल रहा है, और कई मामले दर्ज हो चुके हैं इसको लेकर के। मामले हर एक वो तो चलने वाला, वो रुकने वाला नहीं है। कंप्लेन होती है, राशनिंग का काम वो सर्वे करते, जो फॉल्ट में उसको लेते हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि वहां पर जो 2 रुपए 3 रुपए मिलता है वो खाने लायक नहीं होता है। जानवर भी नहीं खाते, इंसान कैसे खाएंगे? अभी अलग लोगों का कहने का काम है, लेकिन जो लोग लेके जाते हैं, जो लोग लेके गए उनकी है कि भाई हमें अच्छे राशन मिले। जो लोग लेके गए जेन्युइन जो लोग हैं, बोलने के लिए बहुत से लोग बोलेंगे भाई ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है, लेकिन जो जेन्युइन लेके गए उन लोगों ने बोला कि भाई हमें अच्छा राशन मिला। हर एक चीज़ आज, पहले ठीक है उस टाइम पे हमने थोड़े कम में बनाए थे, लेकिन आज फॉर्म भर के उनको और बढ़ाए गए कि उनकी लायबिलिटी और बढ़ी है राशन देने के लिए। क्योंकि पहले 46 की तारीख 50-65 तक हम पहुंचा चुके हैं। आज भी जिसके पास वो है, ज़रूरत है। अब ज़रूरत में ये है कि जिसको नहीं है, जो वैसे भी उन्हें भी ज़रूरत है कि हमें चाहिए गवर्नमेंट की फोकट की चीज़ें। इतने में अब मजबूरी है पॉलिटिक्स के लोगों की है कि भाई उनको भी बना के दो। तो इस हिसाब से और रिक्वायरमेंट है, जैसे बढ़ रही है उस हिसाब से हम वो लोग बढ़ाते हुए करते हैं। आगे क्या मुद्दे हैं आपके, युवाओं को लेकर के क्या मुद्दे हैं, और जिस तरह से लगातार जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जब ऐसा है कि युवाओं के लिए हर एक चीज़ है, लेकिन दो थिंकिंग है कि युवाओं के लिए एक चीज़ ऐसा है कि जो मेहनत नहीं करना चाहता। मैं बता रहा हूँ जेन्युइन है, मैंने हम लोगों ने जॉब भी रखे थे, हर एक चीज़ रखे थे, लेकिन उन्हें यह है कि सिर्फ हमें बैठे बैठे रोजी रोजगार मिले। अगर आज की तारीख में इंडिया में ऐसा है कि हार्ड वर्क करोगे तो आपको हर एक चीज़ मिलने को तैयार है, लेकिन आज हार्ड वर्क कोई करने को तैयार नहीं। सिर्फ बैठो, कंप्यूटर चालू करो, उसी के ऊपर तो सब चालू है। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने अगर नॉलेजेबल जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आज कंप्यूटर के माध्यम से हर एक चीज़ कर सकते हैं। चाहे बैठे बैठे फाइलिंग के काम करेंगे तो भी मिलते हैं, कंप्यूटर पे है। क्लासेस है, ट्रेनिंग दे मैं बच्चे लोगों को सिखाऊं, हर एक योजनाओं के थ्रू से उनको मिलते हैं। लेकिन बच्चे लोगों में ऐसा है, जो यंग जनरेशन, उनको ये है कि हमें बैठे बैठे मिलना चाहिए। मेरी यंग जनरेशन ये है कि अब थोड़ा हार्ड वर्क के लिए चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद में हमारे चैनल पर कई ऐसे लोग आपके सामने बोले कि हम सिर्फ कंप्यूटर पे काम नहीं करना चाहते हैं, हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं, और आप उनके लिए देने के लिए तैयार हैं। आप उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर हम सकते हैं। देने के लिए बैठे हैं।
हार्ड वर्क का अगर कोई भी आदमी है तो आज कोई भी एक आदमी अनपढ़ भी है वो भूखा नहीं मरता है, उसे कहीं ना कहीं काम मिलता है, उसको कोई लज्जा नहीं शर्म नहीं रहती। पढ़े लिखे हैं तो उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती लेकिन जिनकी एजुकेशन हुई है आईटी फील्ड में, है। जी हाँ, और जो इस चीज की उम्मीद करते हैं कि वो पीसी पे बैठ के या कंप्यूटर पे बैठ के काम करें, जी हाँ, उनके लिए क्या योजना है उनके लिए आपके? भी ये योजनाएं हैं, हर एक चीज है। वो बैठे हैं, आज कई लड़के मैं मिलाता हूँ, वो लोग ट्रेनिंग दे करके बच्चे लोग सिखा करके जॉब दे रहे हैं, कंप्यूटर ही सिखाते हैं वैसे बच्चे लोगों को। मैंने 5-5 खोला हूँ, ओपनिंग करने के देने के बाद वो लोग खाली कंप्यूटर से जॉब लेते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग करके उनको बाहर भेजा जाता है। सिंह साहब, आप खुद भी उत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, जी हाँ, उत्तर भारत के रहने वाले हैं। जिस तरह की राजनीति मनसे के कार्यकर्ता और मनसे के अध्यक्ष करते हैं जी। कि उत्तर भारतीयों को भगाइए, ये करिए, वो करिए, कितना सहमत हैं आप? क्या लगता है कि ये सही है, गलत है, ये या गलत है, ये गलत है, जो करते हैं ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी हम हर एक चीज जो भी आदमी है वो महाराष्ट्र के प्रतिनिधि, महाराष्ट्रीयन है, मुंबई का, ऐसा नहीं को बाहर के। अगर हम आज निकाल देंगे, आज सभी लोगों को बांटे, विभाजन करें, तो मराठी कहाँ पर रह गए? मराठी है ही नहीं। मोदी की लहर जो लगातार चल रही है, जी हाँ, क्या लगता है आगामी इलेक्शन में इसका प्रभाव आपके अभी ऊपर नहीं। पड़ेगा? मोदी की लहर एक ऐसी है कि मोदी ने जो ख्वाब दिखाए थे सबको, और आज भी मोदी क्या करे मेरे को बताइए। सिर्फ एक वो खिलौना दिखा रहे कि मैं बुलेट प्रूफ ट्रेन दे रहा हूँ, मेरी इच्छा थी, ये थी। अरे बुलेट प्रूफ ट्रेन देने के लिए उसको अलग से लाइन बनानी पड़ेगी, सेपरेट लाइन बनाओ, हर एक चीज़ करो। अगर गुजरात से मुंबई चलाएंगे तो भी उनको 10 साल जाएंगे खाली लाइन शिफ्ट करने में। लेकिन कांग्रेस के पास तो 60 साल थे, कांग्रेस के पास तो 60 साल थे। कांग्रेस के एक चीज टेक्निकल पॉइंट अब सोचो। टेक्निकल पॉइंट ये है कि हमारे पास आज मुंबई है कि पूरे देश में 4 टप्पे में हम बटे हुए हैं। बिजनेस के लिए मोदी सही है, आज बिजनेस कमर्शियल करने के लिए, बिजनेस के लिए मोदी सही है। जो सर्विस वाले हैं, जो मिडिल क्लास बिजनेस वाले हैं, जो विदाउट रोजी रोजगार पे बैठे, आज उनकी फैमिली हर एक चीज है, उनके लिए उन्होंने क्या सोच रहे हैं? कुछ सोचे? आज सर्विस बिजनेस वालों के सब कुछ अब उनको दे रहे हो, तो बिजनेस वालों के लिए अच्छा लाइट है कि भाई मोदी हमारे लिए ठीक है। जो मिडिल क्लास है उनकी सोचिए ना, जो सर्विस वाले मिडिल कम धंधे वाले हैं, आज उनकी फैमिली है, पढ़ाना है, रोजी रोजगार है, उसी में सब कुछ उनको हैंडल करना है। तो महंगाई के ऊपर तो उन्होंने एक बार भी नहीं किया। जो पब्लिक ने भरोसा दिया कि मोदी आएंगे तो महंगाई कम होगी। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, जी महंगाई को लेकर के कई चीजें आप लोगों ने कही और घोषणा भी की आप लोगों ने, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा है कि महंगाई कम हो महाराष्ट्र में और कहीं लोगों को राहत मिले। नहीं, उल्टा बढ़ती गई है महंगाई के ऊपर। आज जो मुद्दों के हिसाब से जनता ने उन्हें वोट दिया था कि भाई महंगाई हम कम करूँगा, पेट्रोल के भाव से बढ़ रहा है, ग्लोबल लाऊंगा, ग्लोबल के हिसाब से हर एक चीज़ मिलेगा। आज ग्लोबल कहाँ पे गया? आज उनका गोवा में पेट्रोल पे है, वहाँ पे कम कर रहे हैं, तो बाकी इंडिया में महाराष्ट्र में क्यों नहीं कम कर रहे? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मेरी ये बात है कि आज जैसे मोदी जी ने के आने का पहला मुद्दा था भाई हम ग्लोबल लाएंगे, पेट्रोल कम करेंगे, महंगाइयाँ कम करूंगा, भ्रष्टाचार कम करूंगा, हर एक चीज पे रोजी रोजगार दूंगा। आज कहाँ पे चले गए मुद्दे उनके? जो वादे किए आज उसी पे चल रहे हैं। भ्रष्टाचार उनका मुद्दा बंद हो गया। उल्टा उनके हेल्थ मिनिस्टर अपने अग्रवाल जी, उन्होंने भ्रष्टाचार जो इंक्वायरी अफसर था उसको ही बाहर कर दिया, ट्रांसफर कर डाल। एक डॉक्टर का पकड़ा गया है भ्रष्टाचार में, उसे उसका समर्थन करके उसको क्लियर करके वार्निंग देके छोड़ दिए कि दोबारा में। तो फिर है कहाँ पे? भ्रष्टाचार तो चालू है, वो कहाँ बंद हो रही है? आज स्विट्जरलैंड से ब्लैक मनी लाने की बात किए थे, वो मुद्दा बंद हो गया। लेकिन अभी तो कुछ ही समय हुआ है इनको सत्ता में आए हुए। आपको लगता है कि इतने कम समय में ये सारी चीजें पॉसिबल हैं? नहीं, मैंने क्या बोला कि जो उन्होंने किए, जो वादे किए, उन्हीं के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिए, आप देखे होंगे। वादे तो 5 साल 10 साल पहले कांग्रेस ने भी किए, तय किए थे, लेकिन वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। नहीं, कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरे किए। कांग्रेस ने बिजनेस के विकास का मुद्दा उठाया, या जितने भी काम किए कांग्रेस ने आगे बढ़े, वो भी पूरी जनता को देखते हुए। इन लोगों के एक सोचो ना, मेरे को बताओ 1190 में इनकी सरकार थी,
कितने झोपड़ों लोगों को तोड़ दिए गए थे, कितने को आज तक घर नहीं मिले। जब ये 40 लाख झोपड़े देने की बात हुई थी, उस टाइम पे रोडों पर से सीधा फोर्स लगा के उड़ा दिए गए। आज तक उन बेचारों को घर नहीं मिले, बाहर हो गए रोड पे, फुटपाथ पे। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि धीरे धीरे करते हुए, सभी लोगों को देखते हुए, किसे कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, सभी लोगों को ऐसा उजाड़ी नहीं है, उनको बसाते हुए काम करके दिए। यह कि कांग्रेस ने जो उसको ज़्यादा मीडिया में आके प्रचार करने की जरूरत थी, वो उन्होंने अपना कर नहीं पाए। और मोदी का एक झुंझुना है कि ये कुछ नहीं, खाली मीडिया के ऊपर से चल करके पूरे के पूरे बाउंडर खड़ा करके हासिल कर दिया। और आज भी उनका क्या है, आज भी उनका सब झूठे का ही 95% झूठे वादे कर रहे हैं, 5% सही पे चल रहे हैं। सिविल लोगों को 10 साल की ख्वाब दिखा दे रहे हैं कि मैं ये ला रहा हूँ, ये ला रहा हूँ, पहले करके तो दिखा। आज पाकिस्तान से शरीफ को बुलाया, नवाज शरीफ को, आज वहाँ पे चालू है, उसके लिए कोई उनका स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। महंगाई बढ़ी है, सब्जियां बढ़ी है, जो कम होने लायक, जो ये हमारे देश की खेती, चीनी के भाव बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियां बढ़ते जा रही हैं, ये कहाँ गए? तो इंडिया की चीज है ना, इसे तो रोकना चाहिए। तो क्या कोई स्टेटमेंट आ रहा मोदी जी का? 100 दिन में आप उम्मीद करते हैं कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, लेकिन 10 साल में कांग्रेस इस चीज़ पर लगाम अब तक नहीं लगा पाई है। कांग्रेस नहीं लगा पाई, कांग्रेस लगाती थी। और ये है कि मैं फिर से आपको वादा देता हूँ, अगर कांग्रेस फिर सत्ता में आएगी तो इसे कम करके देगी, गारंटी के साथ में बोलता हूं। कांग्रेस को ही पावर है कम करने का। आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए अब क्या मुद्दे हैं आपके पास? किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के पास जाएंगे? अब हमारे पास मुद्दे ऐसे हैं कि जो आम पब्लिक की सुविधाओं को देखते हो, जैसे आपने बताया डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट है, अगर पब्लिक चाहेगी तो उसे और फास्ट किया जाएगा, डेवलपमेंट को उन्हें दिया जाएगा। स्कूलों की समस्याएं हैं, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जहाँ पे स्लम, वहाँ पे बच्चे लोगों को पढ़ने की सुविधाएं बहुत कम है। और इस माध्यम से जितने जल्दी फास्ट डेवलपमेंट होंगे, उतने जल्दी हम उन्हें हर एक सुविधाएं दे सकते हैं। स्कूलों की बात कर रहे हैं आप, तो आपकी भी स्कूल और कॉलेजेस हैं। जी हाँ। कभी ऐसा कोई बच्चा जिसको कि एजुकेशन में प्रॉब्लम है, बट तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, आपके पास में आया हो और आपने उसको अपने एडमिशन दिया हो? ऐसे कितने बच्चे अब तक आपके पास आ चुके हैं जिनको हमने हर साल एक चीज़ मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ के बच्चे लोकल हैं, उन्हें हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लोकल बच्चों को जो यहाँ पर रहते हैं, चाहे इंजीनियरिंग का है कि चाहे प्राइमरी का कि चाहे कोई जूनियर का, कि हर एक चीज़ को बच्चे को, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी हम देते हैं पढ़ने। हाँ, अगर कोई एकदम गरीब जिसे नहीं कैपेसिटी, उसे हमारी ट्रस्ट है, वो उनको पूरा संभालती है। उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी लोकल को देने के बाद तो सेकंड प्रायोरिटी में फिर हम जो बाहर के, फिर उन्हें हम लोग लेते हैं। ये हमारी एजुकेशन की परंपरा है। आपने उनसे बातचीत की सिंह साहब, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे और एक चीज़, हमारी जनता से गणेश उत्सव आने वाला है, उसके लिए सभी जनता को शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि गणेश अष्टमी की, कि सभी लोगों का परिवार अच्छे से जाए, सुखमय रहे, यही हमारी इच्छा, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके और आपके सभी चैनल के, थैंक यू सो मच, डिपार्ट को धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे श्रीमान रमेश सिंह ठाकुर साहब, जो कांदीवली विधानसभा के विधायक हैं। कई मुद्दों पर इन्होंने हमसे आज बातचीत की और उम्मीद करते हैं जिस बातचीत के आधार पर ये आगे चल करके इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने अब तक अपने क्षेत्र में काम किया है, उसको आधार बनाते हुए जनता इन्हें मत दे और जिताए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे इन नंबरों पर और ईमेल आईडी पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते विधानसभा स्पेशल में हमारे साथ होंगे कोई और बड़ी शख्सियत। तब तक के लिए नमस्कार।